भाग 5 संघ अध्याय 1 कार्यपालिका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारतीय संसदीय व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष और संवैधानिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 52 के तहत यह प्रावधान किया गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अतः राष्ट्रपति का पद कभी रिक्त नहीं होना चाहिए। इसलिए अनुच्छेद 65 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति पद में रिक्ति के दौरान या उनकी अनुपस्थिति की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद धारण करेंगे। लेकिन 1969 में एक संवैधानिक संकट की स्थिति तब उत्पन्न हो गई जब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का आकस्मिक निधन हो गया और तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया। ऐसे में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अधिनियम 1969 के तहत यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्ति या अनुपस्थिति की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का कोई अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाही राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता आर्टिकल 58 वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, जो भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन लाभ का पद धारण न करता हो। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप में होता है। उसके निर्वाचन में निर्वाचक गण के सदस्य निम्नलिखित होते हैं: संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नोट: 70वें संविधान संशोधन के बाद दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद या विधानसभा के नामांकित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। यदि मुख्यमंत्री विधान परिषद के सदस्य न हो तो वे भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। राज्य विधानसभा के विघटन का प्रभाव राष्ट्रपति के चुनाव पर नहीं पड़ता है। विघटित विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। निर्वाचक मंडल में हुई किसी रिक्ति का प्रभाव भी राष्ट्रपति के निर्वाचन पर नहीं पड़ता है। राज्यसभा के सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते क्योंकि वे राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। इस प्रणाली में किसी भी उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक कोटा प्राप्त करना होता है, जो कि कोटा जो होता है कुल वैध मत अपान 2। इसी प्रकार निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य का एक निश्चित मत मूल्य निर्धारित किया गया है, जो निम्नलिखित है: विधानसभा के सदस्यों के मतों का मूल्य बराबर राज्यसभा की कुल जनसंख्या अपान विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य इंटू 1000। संसद के सदस्यों का मत मूल्य सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्यों का कुल योग अपान संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। राष्ट्रपति के निर्वाचन में यह अपेक्षा की गई है कि जहाँ तक संभव हो सके राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व
के मत मापन में एकरूपता होगी तथा समस्त राज्यों व संघ में समरूपता का प्रयास किया जाएगा। हालांकि अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के मत मूल्यों में अंतर देखा जाता है, लेकिन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के मत मूल्यों में समानता होती है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित अन्य तथ्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या के लिए 1971 की जनगणना का प्रयोग किया जाता है और यह स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक 2026 के बाद की गई पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते। राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्येक उम्मीदवार को 500 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित और 50 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित और 50 निर्वाचकों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा होता है, साथ ही इसमें दल बदल विरोधी के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कुल 15,000 रुपये की जमानत रखी जाती है। यदि किसी उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त होता है तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव सक्रिय रूप में भूमिका निभाते हैं। अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद पर किसी प्रकार की सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी और उसका निर्णय अंतिम होगा। यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उनके द्वारा अपनी पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में किए गए कार्य अवधि मान्य नहीं होंगे। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। अनुच्छेद 57 के तहत राष्ट्रपति एक बार से अधिक कार्यकाल के लिए पुनर्निर्वाचन के पात्र होंगे, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति केवल 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित हो सकते हैं। राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि संसद के किसी सदन या विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। उपलब्धियां और वेतन। ये अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों को प्राप्त करता है, लेकिन जब तक ऐसा उपबंध नहीं किया जाता तब तक वह दूसरी अनुसूची में उपलब्ध निर्धारित उपलब्धियों और भत्तों को प्राप्त करता है। राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि ये भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। वेतन 5 लाख। पेंशन वेतन का आधा, टैक्स फ्री। शपथ। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप दिया गया है। इसके तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति अपने शपथ में संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति की पदावधि। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति अपनी पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, हालांकि इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को भी दी जाएगी। संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 4 की
प्रक्रिया के तहत महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करते रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता है। महाभियोग की प्रक्रिया। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। ऐसा आरोप लगाने के लिए उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा संकल्प लाया गया हो और कम से कम 14 दिन पूर्व ऐसी लिखित सूचना दी गई हो। जिस सदन में यह संकल्प लाया जाता है उस सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित होना चाहिए। चौथा, दूसरा सदन ऐसे आरोप का अन्वेषण या जांच करता है और ऐसे अन्वेषण में राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रख सकते हैं, जो प्राकृतिक न्याय की धारणा के अनुरूप है। इस संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान दूसरा सदन अर्ध न्यायिक भूमिका का निर्वहन करता है। यदि दूसरा सदन भी अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित कर देता है तो संकल्प पारित करने की तिथि से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। राष्ट्रपति के महाभियोग में निर्वाचित व नामांकित दोनों सदस्य भाग लेते हैं। इसमें केवल संसद के सदस्य भाग लेते हैं, राज्य विधानसभाओं के नहीं। आज तक किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्तुत नहीं किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अनुच्छेद 62 के तहत राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या महाभियोग के कारण हुई पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने की तारीख के बाद 6 माह के भीतर किया जाएगा। राष्ट्रपति की कार्यपालिकीय शक्तियाँ। अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिकीय शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह उसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। वहीं अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को ऐसी शक्तियों के प्रयोग के लिए सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। हालांकि ऐसी सलाह बाध्यकारी होगी या नहीं, इस संबंध में प्रारंभ में अस्पष्टता थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 74 में यह निर्धारित कर दिया गया कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों के प्रयोग ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होंगे। हालांकि 44वें संविधान संशोधन से इसमें यह प्रावधान भी किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की ऐसी सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। हालांकि पुनर्विचार के बाद दी गई ऐसी सलाह को मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा। साथ ही इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, यदि दी तो क्या दी। इसी प्रकार अनुच्छेद 77 के तहत भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। साथ ही राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। इसी प्रकार राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति के तहत विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और पद मुक्ति का अधिकार रखते हैं, जैसे प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री, महालेखा नियंत्रक, परीक्षक, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा जाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य।
विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 79 के तहत संसद राष्ट्रपति और राज्यसभा व लोकसभा से मिलकर बनती है। अतः राष्ट्रपति विधि निर्माण प्रक्रिया के अभिन्न भाग होते हैं। वहीं अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे आहूत कर सकते हैं, किंतु दो सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त प्रेसिडेंट दोनों सदनों का सत्रावसान कर सकते हैं और लोकसभा का विघटन भी कर सकते हैं। वहीं अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में या एक साथ दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकते हैं। साथ ही राष्ट्रपति संसद में किसी लंबित विधेयक के संबंध में या कोई अन्य संदेश भेज सकते हैं। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण का प्रावधान है। इसके तहत राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात पहले सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ दोनों सदनों में अभिभाषण करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा अपने विशेष अभिभाषण में सरकार की नीतियों और दृष्टिकोणों का उल्लेख होता है, जिसे स्वयं मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया जाता है। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से नामांकित करते हैं। वहीं अब तक अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति 2 आंग्ल समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामांकित करते रहे हैं। राष्ट्रपति संसद के सामने निम्नलिखित रिपोर्ट भी प्रस्तुत कराते हैं: वार्षिक वित्तीय विवरण, कैग की रिपोर्ट, संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट, वित्त आयोग की रिपोर्ट, अनुसूचित जाति आयोग व अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आदि। वहीं निम्नलिखित विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है: धन विधेयक, नए राज्यों के निर्माण से संबंधित विधेयक, व्यापार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आरोपित करने वाले राज्य विधेयक। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही अधिनियम बन सकता है। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति देने से साथ साथ निम्नलिखित वीटो शक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं: पूर्ण वीटो। इसके तहत राष्ट्रपति निजी सदस्य विधेयकों तक पुरानी सरकार के विधेयकों को पूर्ण वीटो के तहत अस्वीकार कर सकते हैं। निलंबनकारी वीटो। इसके तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को सदन के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, लेकिन धन विधेयक के संबंध में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता। पॉकेट वीटो। इसका प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 111 के तहत किसी विधेयक पर अनुमति देने के लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित न होने के कारण राष्ट्रपति किसी विधेयक पर संभव है कि न अनुमति दें, न पुनर्विचार के लिए भेजें, बल्कि अपने पास ही रख लें। इसका प्रयोग केवल एक बार 1986 में ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाकघर विधेयक पर किया गया था। जिस विधेयक को बाद में यूपी सिंह सरकार द्वारा वापस ले लिया गया, वीपी सिंह सरकार द्वारा वापस ले लिया गया। अमेरिका में राष्ट्रपति की 10 दिनों के भीतर किसी विधेयक पर निर्णय लेना होता है, जबकि भारत में कोई ऐसी निश्चित समय सीमा नहीं है। संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति किसी भी प्रकार के वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अमेरिका में विशेषित वीटो का भी प्रावधान है, जिसके तहत राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकार विधेयक को विधायिका उच्चतर बहुमत से रद्द कर सकती है।
अनुच्छेद 207 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के किसी विधेयक को आरक्षित किए जाने पर भी वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की एक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। यह एक अस्थायी कानून के रूप में होता है। इसे तभी जारी किया जा सकता है जब संसद के दोनों सदनों या कोई एक सदन संसद के सत्र में नहीं और राष्ट्रपति को कि यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जहां तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति उन सभी विषयों तक है जिन पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है, लेकिन इस शक्ति का प्रयोग संविधान संशोधन करने के लिए नहीं किया जा सकता है। अध्यादेश जारी किए जाने के बाद यह आवश्यक है कि दोनों सदनों के आरंभ होने पर उसे 6 सप्ताह के भीतर सदन में अनुमोदन मिल जाए, अन्यथा यह समाप्त माना जाएगा। हालांकि राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय अध्यादेश को वापस लिया जा सकता है। इस प्रकार अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह 6 सप्ताह हो सकती है। कूपर बनाम भारत संघवाद। 1970 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन ऑफ अंडरटेकिंग ऑर्डिनेंस की संवैधानिकता का परीक्षण किया गया, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि राष्ट्रपति के निर्णयों को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि तुरंत कार्यवाही की आवश्यकता नहीं थी और अध्यादेश विधायिका में बहस व चर्चा से बचने के लिए लाया गया था। हालांकि 38वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 123 के उपबंध के तहत यह प्रावधान किया गया कि अध्यादेश जारी करने के संबंध में राष्ट्रपति का समाधान अंतिम होगा और किसी भी आधार पर इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। हालांकि 44वें संविधान संशोधन से इस उपबंध को समाप्त कर दिया गया और अध्यादेश की पुनः न्यायिक समीक्षा के अधीन लाया गया। डीसी वादवाद में न्यायालय द्वारा एक ही विषय पर बार बार अध्यादेश जारी करने और उसे विधानमंडल के सामने प्रस्तुत न किए जाने के राज्यपाल के निर्णय की समीक्षा की गई और यह निर्णय दिया गया कि यदि अध्यादेश को सामान्य प्रक्रिया बनाकर अध्यादेश राज्य की स्थिति उत्पन्न की जाती है तो न्यायपालिका बार बार अध्यादेश जारी करने को निरस्त कर सकता है। वहीं कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्यवाद में न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक ही विषय पर बार बार अध्यादेश जारी करना संविधान के साथ धोखा है और राष्ट्रपति का समाधान न्यायिक समीक्षा के अधीन है। साथ ही अध्यादेश का संसद के सामने प्रस्तुत करना सरकार का दायित्व है। क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 क्षमा, दोष मुक्त, दंड मुक्त। लघुकरण, दंड की प्रकृति में परिवर्तन, फांसी से आजीवन कारावास। परिहार, दंड की अवधि मात्रा में परिवर्तन, आजीवन से कम। विराम, विशेष परिस्थितियों में दंड में कमी, जैसे गर्भवती महिला। प्रविलंबन, फांसी की पोस्टपोन, जब तक राष्ट्रपति का आदेश नहीं। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की महत्वपूर्ण शक्ति दी गई है। इसके तहत राष्ट्रपति निम्नलिखित मामलों में क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम या प्रविलंबन की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। उन मामलों में जिनमें दंड ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश मृत्यु दंडादेश के रूप में है। उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश सेवा न्यायालय ने दिया है।
राज्यपाल को मृत्युदंड पर क्षमा की शक्ति नहीं दी गई है, लेकिन वह मृत्युदंड का लघुकरण कर सकता है। मारूराम विवाद में न्याय मारूराम वाद में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यदि किसी मामले में अनुच्छेद 72 के तहत शक्तियों का प्रयोग अतार्किक और भेदभाव रूप में किया गया हो तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकती है। वहीं केहर सिंह वाद में न्यायालय ने राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति को प्रशासनिक शक्ति का माना और यह स्पष्ट किया कि यह राष्ट्रपति की कृपा पर निर्भर करता है, न कि दोष सिद्धि व्यक्ति का कोई अधिकार है। अतः क्षमादान की शक्ति की आंशिक न्यायिक समीक्षा हो सकती है। राष्ट्रपति के निर्णय के मेरिट के आधार पर न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है, अर्थात क्षमा दंड देना या न देना राष्ट्रपति की शक्ति है, लेकिन ऐसा निर्णय यदि धर्म, जाति, रंग, नस्ल या राजनीतिक निष्ठा के आधार पर भेदभावपूर्ण हो तो न्यायपालिका इसकी समीक्षा कर सकती है। साथ ही राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के अधीन अपील लिखित रूप में ही की जाती है। शत्रुघ्न चौहानवाद में न्यायालय ने निर्णय दिया कि जेल में बंद व्यक्ति के मृत्युदंड को दो आधारों पर न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। राष्ट्रपति के पास लंबित क्षमादान के अपील पर अनावश्यक देरी हो रही हो, दोष सिद्ध व्यक्ति की मानसिक बीमारी को ध्यान में न रखा गया हो। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा तब की जाती है जब राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग में सुरक्षा संकट विद्यमान हो। यह उद्घोषणा आसन्न संकट की स्थिति में भी जारी किया जा सकता है। पहले शस्त्र विद्रोह के स्थान पर संविधान में आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन से शस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार 44वें संविधान संशोधन से यह भी प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर ही कर सकते हैं। 38वें संविधान संशोधन 1975 से राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर कर दिया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद ऐसी उद्घोषणा को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अनुमोदन। राष्ट्रपति की उद्घोषणा का संसद में दोनों सदनों द्वारा 1 माह के भीतर विशेष बहुमत से अनुमोदन हो जाना चाहिए। 44वें संविधान संशोधन से बहुमत। पूर्ण बहुमत कुल संख्या का 50% प्लस 1 सरकार के गठन में। प्रभावी बहुमत प्रभावी सदस्यों का बहुमत। एग्जाम्पल 543। संसद की कुल संख्या। रिक्तियों की संख्या। मृत्यु, त्याग, स्पीकर को हटाने में। साधारण बहुमत उपस्थित और मत देने वालों का बहुमत। साधारण विधेयक, धन विधेयक। विशेष बहुमत कुल सदस्यों का बहुमत 543 272। उपस्थित मत देने वालों का 2/3 बहुमत। इन दोनों में से जो अधिक हो। साथ ही प्रत्येक 6 माह के बाद संसद द्वारा इसे अनुमोदित कराना होगा। इस प्रकार राष्ट्रीय आपातकाल अनिश्चित काल के लिए जारी रखा जा सकता है। उद्घोषणा की वापसी। राष्ट्रपति द्वारा ऐसी उद्घोषणा को कभी भी वापस लिया जा सकता है। वहीं
44वें संविधान संशोधन के बाद यह प्रावधान भी कर दिया गया है कि यदि लोकसभा साधारण बहुमत से उद्घोषणा की वापसी का संकल्प पारित कर दे तो उद्घोषणा समाप्त माना जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव। केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र व राज्य के मध्य संविधान द्वारा निर्धारित शक्ति विभाजन निलंबित हो जाता है। अतः संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्यों को यह निर्देश देने तक हो जाता है कि वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करें। संसद राज्य सूची के विषयों पर भी विधि निर्माण कर सकेगा। राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्वों के संवैधानिक वितरण में परिवर्तन कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान न तो राज्य की सरकार बर्खास्त होती है और न ही विधानसभा विघटित होती है, लेकिन केंद्र के पास राज्यों के मामलों पर समानांतर शक्ति प्राप्त हो जाती है। लोकसभा व विधानसभा की जीवन अवधि पर संसद विधि द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा व विधानसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, लेकिन आपातकाल की समाप्ति के बाद इस प्रावधान को 6 माह की अवधि से अधिक के लिए बढ़ाया नहीं जा सकता। मूल अधिकारों पर प्रभाव। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा यदि बाह्य आपातकाल के आधार पर की गई हो तो अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 के मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाएंगे। वहीं अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुच्छेद 20 और 21 के सिवाय अन्य सभी मूल अधिकारों को निलंबित करने की घोषणा कर सकते हैं। अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हो चुकी है, 1962, 1971, 1975 में। राज्य आपातकाल। राष्ट्रपति शासन 356। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट मिलने पर या किसी अन्य आधार पर यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है। यहाँ राज्यपाल की रिपोर्ट अनेक आधारों पर निर्मित हो सकती है, जैसे राज्य में चुनाव के बाद किसी सरकार की गठन न होने की स्थिति, राज्य में पंथ निरपेक्षता का उल्लंघन, कानून व्यवस्था का उल्लंघन आदि। वहीं अन्य आधारों पर अनुच्छेद 365 को आधार बनाया जा सकता है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा संविधान के किसी उपबंध के अधीन दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में यदि कोई राज्य असफल रहता है तो वहाँ राष्ट्रपति यह मान सकते हैं कि उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। इसी प्रकार 355 के तहत यह प्रावधान है कि यह संघ का कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। अनुमोदन। ऐसी उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से हो जाना चाहिए। ऐसी उद्घोषणा को प्रत्येक 6 माह में संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति शासन को अधिकतम अवधि 3 वर्ष होती है और यदि इसे 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए जारी रखता है तो निम्नलिखित 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो।
यदि चुनाव आयोग के अनुसार संबंधित राज्य में चुनाव कराने की परिस्थितियां विद्यमान न हो। पंजाब राज्य में 64वें और 67वें संविधान संशोधन द्वारा 3 वर्ष की अवधि को 5 वर्ष कर दिया गया था। उद्घोषणा की वापसी, राष्ट्रपति द्वारा इसे कभी भी वापस लिया जा सकता है। प्रभाव, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है और राज्य की समस्त कार्यपालकीय शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हो जाती हैं, जिसका प्रयोग वह राज्यपाल के माध्यम से करता है। वहीं राज्य की विधानसभा या तो विघटित कर दी जाती है या निलंबित कर दी जाती है। अतः इस दौरान संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाती है। राष्ट्रपति शासन की यह धारणा भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 93 से प्रेरित है और इसकी दुरुपयोग की संभावना को देखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, इसका प्रयोग मतपत्र के रूप में होना चाहिए। अभी तक 116 बार राष्ट्रपति शासन आरोपित किया जा चुका है। पहली बार पेप्सू राज्य पंजाब में इसे आरोपित किया गया था। इंदिरा गांधी के शासनकाल में सर्वाधिक 50 बार इसका प्रयोग किया गया था। इसके दुरुपयोग को देखते हुए सरकारी आयोग ने यह अनुशंसा की थी कि अनुच्छेद 356 का अंतिम विकल्प के रूप में होना चाहिए, न कि प्रथम विकल्प के रूप में। वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने एसआर ब्रोमईवाद में यह निर्णय दिया कि राजनीतिक लाभों के लिए अनुच्छेद 356 का प्रयोग नहीं होना चाहिए। साथ ही अनुच्छेद 356 के प्रयोग में न्यायालय राष्ट्रपति के समाधान की शक्ति पर प्रश्न उपस्थित नहीं करेगी, लेकिन जिन तथ्यों पर राज्यपाल की रिपोर्ट आधारित है उसकी न्यायिक समीक्षा अवश्य कर सकती है। वित्तीय आपातकाल 360 अनुच्छेद 360, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिससे भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय संकट में है, भाग अगर वित्तीय संकट में है तो वे वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अनुमोदन, ऐसी उद्घोषणा का संसद की दोनों सदनों द्वारा 2 माह के भीतर अनुमोदन साधारण हो जाना चाहिए। उद्घोषणा जारी होने के बाद यह अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है जब तक राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा वापस न ले लिया जाए। प्रभाव, वित्तीय आपातकाल की स्थिति में संघ की कार्यपालिका शक्ति का आकार किसी राज्य को वित्तीय औचित्य संबंधी सिद्धांतों का पालन करने के लिए निर्देश देने तक हो सकता है। केंद्र और राज्य सेवा के अधीन सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों की सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सहित वेतन और भत्तों को कम करने का निर्देश दिया जा सकता है। इस दौरान राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अनुच्छेद 207 के तहत धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है। अभी तक वित्तीय आपातकाल का प्रयोग नहीं किया गया है। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कमांडर ऑफ चीफ अर्थात तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा ही युद्ध या शांति की घोषणा की जाती है। कूटनीतिक शक्तियाँ, राष्ट्रपति अन्य देशों से राजनयिकों की नियुक्ति करते हैं तथा इन्हीं के नाम से राष्ट्रीय समझौते एवं संधि होते हैं। विवेकाधीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति को संवैधानिक रूप में विवेकाधीन अधिकार नहीं दिए गए हैं, लेकिन निम्नलिखित अवसरों पर वह परिस्थिति जन्य विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राष्ट्रपति स्वविवेक के आधार पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं। यदि कोई सरकार लोकसभा में अपना बहुमत खो देती है तो राष्ट्रपति ऐसी सरकार की सलाह के आधार पर लोकसभा का विघटन करने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए संसद में वापस भेज सकते हैं। अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मंत्रिपरिषद के संबंध में सूचना मांग सकते हैं।